वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमवी नर्सिंग डेस्क। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। अब तक आपने 9 क्लासेस पढ़ ली थी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आज की हमारी 10th क्लास रहेगी और ये लास्ट क्लास रहेगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइकिल ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये दोनों टॉपिक्स लास्ट टॉपिक्स हैं, ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकिल ऑफ ब्रीथिंग के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। साइकिल ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। साइकिल ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। जो साइकिल ऑफ ब्रीथिंग होती है, बेसिकली हमारी जो रेस्पिरेशन होती है ना, रेस्पिरेशन को तो हम ब्रीथिंग में काउंट करते हैं या फिर हम रेस्पिरेशन के अंदर ही ब्रीथ को काउंट करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन जो हमारी इसकी जो नॉर्मल लेवल होता है, नॉर्मल लेवल वो 12 टू 20 ब्रीथ्स पर मिनट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ब्रीथिंग की, जो ये ब्रीथ है, अगर मैं एक ब्रीथ की बात करूं, इसके 3 फेजेस होते हैं वन ब्रीथ के। पहला होता है इंस्पिरेशन, जिसे आप दूसरे नाम से जानते हैं इनहेलेशन, ठीक है। एक होता है आपका यहाँ पे बीच में हम करेंगे एक्सपिरेशन, ठीक है, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है। और थर्ड पॉइंट पे आता है पॉज। थर्ड पॉइंट पे आता है पॉज, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस है आपकी ब्रीथिंग की, 3 स्टेप्स हैं ब्रीथिंग के। पहला है इंस्पिरेशन, दूसरा एक्सपिरेशन, थर्ड वन इज अ पॉज। अब ये तीनों को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसको डिस्कस करने से पहले आप कल मैंने आपको कल वाली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था आई थिंक मसल्स ऑफ ब्रीथिंग को, ठीक है। तो जब आपने मसल्स ऑफ ब्रीथिंग पढ़ी थी तो आपने इंटरकॉस्टल मसल्स पढ़ी थी और डायफ्राम पढ़ी थी, ठीक है। तो मैं उनको एक बार यहाँ पे फिर से रिवाइज करूंगा, क्योंकि जब मैं आपको यहाँ पे इंस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तो सारा खेल मेरा इंटरकॉस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का रोल रहेगा, ठीक है। तो एक बार मैं इमेज एडिट कर लेता हूँ, यहाँ पे इमेज ऐड कर लेते हैं। अरे वो इमेज, एक मिनट बस, मैं आपको, वो शायद मैंने इमेज डिलीट कर दी है, तो मुझे रिसाइकल इन में जाकर उसको रिसाइकल करना पड़ेगा। ये नहीं, ये, ठीक है। तो ये इमेज आपने कल देख ली थी, मैं इसको यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करूंगा। देखो, ये इमेज बेसिकली क्या कह रही है। हमने कल देखा था कि जो मेरे लंग्स हैं उसके बाहर मैं सारे एरिया को दिखाता हूँ। जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, दिस वन इज द रिब केज। रिब केज या फिर बोलूं थोरेसिक रिब केज, थोरेसिक सरफेस बोलेंगे इसको, है ना, ठीक है। ये रिब केज है। इसके बाद आप देख रहे हो कि जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये इसको आपने बोला था पैराइटल प्लूरा। क्या बोला था इसको? पैराइटल प्लूरा, ठीक है। और ये वाली जो अंदर वाली लाइन है, ये वाली, दिस वन इज योर विस्करल प्लूरा, दिस वन इज योर विस्करल प्लूरा। और आप ये देख रहे हो कि एक एंड पे आके, यहाँ पे आके ये दोनों लेयर आपस में जुड़ जा रही हैं, दोनों लेयर आपस में जुड़ रही हैं। और इनके बीच में जो ये स्पेस था, दैट इज योर प्लूरल स्पेस, है ना, जिसे हम बोल रहे थे प्लूरल कैविटी। तो ये इस इमेज को यहाँ दिखाने का जो मेरा रीजन है वो क्या है, कि ताकि मैं आपको इन तीनों चीजों के बीच में कनेक्शन समझा सकूं कि भाई ये मेरा रिब केज, ठीक है, इसके पास पैराइटल लेयर, और पैराइटल लेयर के बीच में ये प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस, और अंदर ये मेरी विस्क्रल प्लूरा, ठीक है, ये मेरी विस्क्रल
प्लूरा, और ये विस्करल प्लूरा मेरे लंग से अटैच है, ये मेरा लंग्स हुआ, तो इस लंग से अटैच है ये। तो आप ये देख रहे हो कि ये चारों लेयर्स, यानी कि पहली रिबकेज, दूसरा पैरेटल प्लूरा, तीसरा प्लूरल स्पेस, चौथा विस्करल प्लूरा और पांचवा लंग्स। अब अगर अगर आप इस चीज को देखो ध्यान से, तो आप ये देख पाओगे कि पांचों की पांचों चीजें आपस में कनेक्शन बना रही हैं। कनेक्शन कैसे बना रही हैं कि जो बाहर वाला रिब केज था, जो रिब केज है, उससे कौन अटैच है, मेरी ये पैरेटल प्लूरा, है ना। रिब केज किससे अटैच है, पैरेटल प्लूरा से, पैरेटल प्लूरा। और जो पैरेटल प्लूरा है वो मेरी अटैच है, किससे कनेक्शन में है, यहाँ पे इसके बाद प्लूरल स्पेस, बीच में आया प्लूरल स्पेस। और हालांकि पैरेटल प्लूरा एक एंड पे जाके किससे अटैच है, विस्क्रल प्लूरा से है, विस्क्रल प्लूरा, है ना। और इन दोनों के बीच में क्या है, प्लूरल स्पेस। ये जब आप यहाँ की तरफ देखोगे, इस इमेज को यहाँ से देखोगे, तो आप देखोगे ये दोनों लेयर्स आपस में जुड़ी हुई हैं और ये एक कैविटी बना रही है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस, ठीक है। और जो मेरी विस्क्रल प्लूरा है वो मेरी अटैच है लंग से, वो मेरी अटैच है लंग से, ठीक है। तो मैंने आपको ये कनेक्शन क्यों समझाया है, मैंने इसलिए समझाया है कि अगर मैं रिब केज में कोई मूवमेंट करता हूँ, ठीक है, उसे ऊपर करता हूँ, उसे नीचे करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, अगर सपोज करो मैंने इसको ऊपर की तरफ करा, इसको पुल अप करा, अगर मैंने रिब केज को पुल अप करवाया, तो क्या होगा, पैरेटल प्लूरा भी इसके साथ साथ ऊपर आएगी। पैरेटल प्लूरा के साथ से कौन अटैच है, विस्करल प्लूरा, वो भी इसके साथ साथ ऊपर आएगी। और जब विस्करल प्लूरा किससे अटैच है, लंग्स से, तो लंग्स भी इसके साथ ऊपर जाएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि अगर किसी पैरेटल इस रिब केज के अंदर कोई भी मूवमेंट आती है, तो वो मूवमेंट लंग्स के ऊपर इफेक्ट करती है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं इसका फ्लो चार्ट बनाता हूँ, वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक इमेज अगर और दिखाऊं तो आपको, अम, इस वाले को देखो एक बार। ये 1 मिनट रुको, इसको हटाता हूँ। शायद मैंने वो भी डिलीट कर दिया है, कोई बात नहीं, दोबारा उसे भी ले लेते हैं। रिसाइकिल ब्लीन, ये आपकी, इसको रिकवर करते हैं यहाँ पर, ये, ठीक है। इस इमेज को अगर आप देखोगे तो देखो, मैंने क्या बताया था कि ये मेरी रिब केजेस हैं, ये मेरा रिब केज है, और रिब केज किससे जुड़े हुए हैं, आपके इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल से जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं कहूं कि मुझे रिब केज का मूवमेंट करवाना है, तो वो कब होगा, कि जो मेरी ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, है ना, इनके अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा कि ये वाली रिब इस रिब के पास जाएगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ही तो होगी, इस मान लीजिए 2 रिब है, अगर इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो ऐसे एक दूसरे के पास आएंगी, है ना। तो जब ये एक दूसरे के पास आएंगे, यानी कि ऊपर की तरफ खिसकेगी ये, तो आपकी जो थोरेसिक कैविटी है, ये कैविटी ये ऊपर की तरफ आएगी, क्या होगी, ये ऐसे ऊपर की तरफ मूव होगी ऐसे, ठीक है। ये समझ में आया, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी आगे दोबारा इसे जब पढ़ेंगे तो समझ लेना। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, कहाँ गया वो, हाँ यही था। तो अब इंस्पिरेशन, आपको हेडिंग, इसमें इंस्पिरेशन नहीं डालनी है, पहले ये लिखो। एक पॉइंट लिखना बस, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं इस प्रोसेस को समझने के लिए कि कैसे मूवमेंट होगी। व्हेन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, व्हेन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम। या फिर एक काम करते हैं ना, आप इंस्पिरेशन हेडिंग डाल लो, फिर मैं उसी में इसको फ्लो चार्ट को बनवा दूंगा, तो दोबारा बार बार इसमें नहीं करना पड़ेगा ना। तो हेडिंग डालो आप यहाँ पे इंस्पिरेशन। हमने तीन तीन स्टेजेस पढ़ी ब्रीथिंग की, पहली आपने पढ़ी इंस्पिरेशन, दूसरी आपने पढ़ी एक्सपिरेशन, थर्ड वन इज योर पॉज, ठीक है। तो आप हेडिंग डालो इंस्पिरेशन।
इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन के दौरान क्या होगा, बेसिकली हम इसे क्या बोलते हैं, इट इज द इनटेक ऑफ environmental air into alveoli and lungs। इनहेलेशन का मतलब क्या है कि जब आप एनवायरमेंट एयर को इनहेल कर रहे हो, अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवा रहे हो, और कहाँ पे भी, एल्वेलाई और लंग्स के अंदर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन यानी इनहेलेशन। अब ये कैसे होगा, अब कैसे होगा देखो, आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसमें आपने रिब केज देखे थे कल, और रिब केज के बीच में क्या प्रेजेंट है, एक दो तरह की मसल्स प्रेजेंट है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है मसल ऑफ ब्रीथिंग, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि अब क्या होगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। कौन सी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, व्हेन एक्सटर्नल intercostal muscle and diaphragm contract, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे इमेज ऐड करूं मैं, शायद वो भी मैंने डिलीट कर दी है, अरे यार मुझे लगा नहीं था कि दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा कर लेते हैं। ये वाली ना, ये वाली थी, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये देखो क्या कह रहा है कि आपकी इंटरकोस्टल मसल्स, एक तो ये वाली मसल जो इसके बीच में प्रेजेंट है, मैं ब्लैक पेन से इसको ड्रॉ करता हूँ, ये वाली मसल्स और डायफ्राम, ये डायफ्राम है, डायफ्राम ऐसे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे, ठीक है, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो आपका जो ये रिब केज है पूरा, ये जाएगा ऊपर की तरफ, ये जाएगा ऊपर की तरफ। क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि माने चलो ये दो, ये एक रिब है, ये दूसरी रिब है, इन दोनों रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, आपका इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये दोनों रिब केज आप अपने एक दूसरे की तरफ आएंगी, ठीक है। और जब अब क्योंकि हमारी जो ये फर्स्ट रिब है, ये फर्स्ट रिब, ये हमारी होती है फिक्स, फर्स्ट रिब क्या होती है, फिक्स होती है। तो जितना भी कॉन्ट्रैक्शन होगा वो इस फर्स्ट रिब की तरफ होगा, ऐसे ऊपर की तरफ होगा ऐसे, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ होगा तो मेरा जो रिब केज है ये ऊपर की तरफ उठेगा, कैसे उठेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये तो हुआ मेरा कॉन्ट्रैक्शन हुआ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। दूसरा उसने किसका कॉन्ट्रैक्शन करवाया था, डायफ्राम मसल्स का। तो जो डायफ्राम है, ये वाली डायफ्राम, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ऐसे, ये नीचे ऐसे सिकुड़ेगा, है ना। ये ये डायफ्राम है, अगर इसमें कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो ऐसे तो होगा नहीं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होगा ऐसे, यानी कि आपस ये लेयर और ये वाली लेयर एक दूसरे के पास आएगी, यानी कि ये वाली लेयर और ये वाली लेयर एक दूसरे की तरफ जाएगी। और जब एक दूसरे की तरफ जाएगी तो जो ये वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है ना, जिसको हमने क्या बोला था, सेंट्रल टेंडन बोला था, यही था ना कल, सेंट्रल टेंडन बोला था। तो ये सेंट्रल टेंडन, अब जाहिर सी बात है, सपोज करो अगर मैं आपको बताऊं कुछ, क्या एग्जांपल दूं, एक मिनट बस, ओ चलो ये वाला चार्जर की हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये इतना है ना, सेंट्रल टेंडन है, अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, मुड़ रहा है नीचे की तरफ, देखो, है ना। अगर मैं इसको, ये सपोज करो डायफ्राम है यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ जा रहा है ना। तो जो ये नीचे की तरफ ये वाला पोर्शन जा रहा है, ये है सेंट्रल टेंडन। तो ये कैसे मूव करेगा, ये यहाँ से मूव करेगा इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो जब आपके
आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपका जो रिब केज है जो ये वाला पोर्शन है ये ऊपर की तरफ मूव होगा, है ना, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, है ना। तो इसमें आप लिख सकते हो कि जो रिब केज है, रिब केज मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। तो आपका जो रिब केज है वो मूव हुआ है अपवर्ड एंड सॉरी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड नहीं, आउटवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। जब आप सांस लेते हो, इनहेल करते हो, तो आप देख रहे हो कि आपका जो चेस्ट वाला रीजन है वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इसने वही वाली बात बोली है, अगर मेरा रिब केज मूव हो रहा है अपवर्ड तो इसके साथ साथ कौन मूव होगा, पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर ऑल्सो मूव अपवर्ड, क्यों, एज इट अटैच विद द रिब केज। क्या बोला इसने कि जब आप इनहेल कर इनहेल कर रहे हो तो आपका जो रिब केज है ना, यानी कि एक्सटर्नल इंटरनल कॉस्टल जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो आपका ये रिब, ये वाला रिब केज ऊपर की तरफ गया, और जब ये ऊपर की तरफ गया तो एक साथ कौन अटैच थी, पैराइटल लेयर। तो पैराइटल लेयर भी कहाँ गई, ऊपर की तरफ गई। अब पैराइटल ऊपर की तरफ गई तो इससे कौन अटैच थी, आपकी विस्करल लेयर। तो विस्करल लेयर भी ऊपर जाएगी। अब विस्करल लेयर ऊपर जा रही है तो लंग्स है, तो लंग्स भी क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये सेम है, ये रिब केज। नेक्स्ट पॉइंट में, एज व्हेन पैराइटल लेयर अपवर्ड जा रही है तो इसके साथ कौन जाएगा, विस्करल लेयर। ड्यू टू दिस visceral layer also goes upward, क्यों है, क्योंकि वो पैराइटल से कनेक्शन में है ड्यू टू द प्लूरल स्पेस, और एक एंड पे जाके वो दोनों कनेक्ट हो रही थी, ठीक है। एंड दिस रिजल्ट द लंग्स टू मूव इन सेम डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि भाई हमारी जो विस्करल लेयर है वो भी तो लंग्स से जुड़ी हुई है, वो चिपकी हुई है, तो वो लंग्स को भी अपने साथ ऊपर लेके चली जाएगी, ठीक है। अब ये तो हुआ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का रोल, कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुई तो रिब केज ऊपर की तरफ गया, रिब केज ऊपर की तरफ गया तो आपका जो पैराइटल लेयर थी वो भी रिब केज के साथ ऊपर चली गई। पैराइटल लेयर अटैच थी विस्करल लेयर से, तो विस्करल लेयर भी ऊपर की तरफ चली गई। विस्करल लेयर अटैच थी लंग्स से, तो वो लंग्स को ऊपर की तरफ लेके चली गई, है ना। अब नीचे की तरफ क्या था, डायफ्राम। एंड देन यहाँ पे, हाँ, एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सेंट्रल टेंडन मूव डाउनवर्ड, सेंट्रल टेंडन डाउनवर्ड की तरफ गया। अब सेंट्रल टेंडन डाउनवर्ड की तरफ गया तो जो ये मेरा जो डायफ्राम था, है ना, ये वाला, यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, लंग्स थे इसके ऊपर, यहाँ पे ये वाला लंग्स था और इधर मेरा ये वाला लंग्स था। तो अब ये नीचे की तरफ जो लंग्स हैं ये किससे अटैच है, आपके सेंट्रल टेंडन से अटैच है। तो अगर ये मेरा ये सेंट्रल टेंडन नीचे की तरफ जा रहा है तो लंग्स भी तो नीचे की तरफ जाएगा। तो इट इट स्ट्रेच द लोअर एंड ऑफ बोथ लंग्स डाउनवर्ड, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडन नीचे की तरफ गया, उसने सेंट्रल टेंडन से जो पोर्शन लंग्स का अटैच था उसको नीचे की तरफ खींचा। अब आप ये देखो, आपने यहाँ पे एक छोटी चीज देखी
कि जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी तो लंग्स ऊपर की तरफ आ रहे थे, ऊपर से तो है ना, ऊपर की तरफ आ रहे थे, और सेंट्रल टेंडन से नीचे की तरफ खींच रहा है, तो आपकी जो थोरैक्स कैविटी है क्या हो गई, लेंथन हो गई है, बढ़ गई है ना। अगर यहाँ पे मैं ये इस वाले पोर्शन को दिखाऊं तो ये देखो है ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये सेंट्रल टेंडन से नीचे की तरफ खींचेगा, तो ये पूरा जो पोर्शन है सेंट्रल मेरी थोरेसिक कैविटी का, ये बढ़ जाएगा, ये लेंथन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे डायग्राम इमेज देखें दूसरी, तो ये वाली इमेज देखो। ये देखो, जो आप जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होंगी तो अपर पोर्शन जो मेरा लंग्स का है वो तो जाएगा ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, और नीचे वाला पोर्शन जाएगा मेरा नीचे की तरफ, ठीक है। तो मैं आप ये जो लंग्स की कैविटी है, अगर नॉर्मली मैं बात करूं तो ये लंग्स की कैविटी इतनी होती है ना, लेकिन जब आपने एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये खिंच के इतनी आ गई, यहां से लेके यहां तक खिंच गई, ठीक है। जब ये खिंची है तो यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो रीजन है पूरा का पूरा, यहाँ पे क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया, इंक्रीज सरफेस एरिया, और ये सरफेस एरिया बढ़ा है तो यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज प्रेशर इनसाइड द लंग्स, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया, अगर नहीं हुआ तो दोबारा समझो कि भाई ये मेरे लंग्स थे, ठीक है, सपोज करो ये लंग्स हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल लंग्स हैं, तो जब मेरी क्या होगा, ये वाली लेयर तो आएगी, इसको यहाँ से पकड़ के ये तो खींचेगी नीचे की तरफ, ठीक है, और ये वाले खींचेंगे इसको ऊपर की तरफ, जब खींचेंगे तो ये जो है ये थोड़ा स्ट्रेच होगा और ये अपनी लेंथ से थोड़ा सा और इधर उधर जाएगा, नहीं इसकी लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। और जब इसकी लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो ये सरफेस एरिया है, यहाँ का अंदर का सरफेस एरिया है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि द इट्स द लोअर एंड ऑफ द बोथ लंग्स डाउनवर्ड, विच जिससे क्या होगा, विच लेंथन द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी बढ़ जाएगी, और जब थोरेसिक कैविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, द प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज डिक्रीज, जो लंग्स के अंदर प्रेशर था वो क्या, वो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक पेयर, एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर कहाँ पर है, हमारे लंग्स से बाहर, हमारे सराउंडिंग में। तो जैसे ही आपकी लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, तो आपकी जो एयर है, सराउंडिंग एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, वो कहाँ पे एंटर करेगी, आपके लंग्स के अंदर, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या कहती है, अ सब्सटेंस फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन मूव टूवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि जो चीज जहां पे ज्यादा है वो वहां से उधर की तरफ बढ़ेगी जहां पे उसकी मात्रा कम है। तो आपकी जो एयर है वो कहां पर है, सराउंडिंग में ज्यादा है, ठीक है, ये दिखा रहा है नेगेटिव प्रेशर, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया है, और बाहर का प्रेशर क्या है, एक कैसा है, हाई है, तो यहाँ से हायर प्रेशर अंदर एंटर करेगा लंग्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द सराउंडिंग एयर, या नहीं, एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर एंटर इनटू द lungs due to the process of diffusion, ठीक है। और डिफ्यूजन क्या कहता है, डिफ्यूजन कहता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम
हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि जो चीज जहां पे ज्यादा है वहां से कम की तरफ बढ़ेगी, यही कहलाती है डिफ्यूजन। ठीक है। और जब ये एटमॉस्फेरिक एयर आपके लंग्स के अंदर एंटर हुई है तो इसी को हम बोलते हैं इनहेलेशन। इट नोन एज इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन। ठीक है। आई होप आपको इनहेलेशन और इंस्पिरेशन समझ में आ गया होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी और आपको जो डायफ्राम था, दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो रिब केज को ऊपर की तरफ खींचती हैं, और जब रिब केज ऊपर की तरफ खींचेगा तो उससे अटैच है पैराइटल लेयर ऊपर की तरफ खींचेगी, और पैराइटल लेयर से अटैच है आपकी विस्कल लेयर, तो वो ऊपर की तरफ खींचेगी, और विस्कल लेयर अटैच है लंग्स से, तो वो लंग्स को ऊपर की तरफ खींच के आएगी। तो ये तो था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। दूसरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी डायफ्राम, जो लंग्स के बेस में पाई जाती है, वो लंग्स के बेस से अटैच होती है। तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका सेंटर टेंडन चला जाएगा नीचे की तरफ, तो वो नीचे की तरफ जाएगा तो वो लंग्स के निचले हिस्से को नीचे की तरफ खींचेगा। ऊपर से वो आपने ऊपर वाली लेयर उसे ऊपर की तरफ खींच रही है और नीचे वाली लेयर उसे नीचे की तरफ खींच रही है, तो आपका क्या होगा, ये आपकी लंग्स थे वो एक्सपेंड हो, यानी कि उनकी कैविटी है वो लंबी हो जाएगी, बढ़ेगी, और जब वो बढ़ेगी तो उसके अंदर जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा तो सराउंडिंग की जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, उसका प्रेशर ज्यादा है, तो वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको इनहेलेशन। ठीक है, इसके बारे में दो तीन पॉइंट और लिख लो कि जो इनहेलेशन है, इनहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस है ये, क्यों? क्योंकि इट बिकॉज इट रिक्वायर एनर्जी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको क्या हो रहा था, जो सराउंडिंग एयर थी वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो रही थी, तो इसलिए हमारी जो इनहेलेशन वो एक्टिव प्रोसेस होती है, और इट लास्ट अबाउट 2 सेकेंड्स। जो इंस्पिरेशन होती है, बेसिकली इनहेलेशन, वो कितने टाइम के लिए होती है? वो 2 सेकंड के लिए होती है। ठीक है, तो ये था इनहेलेशन। अब बात करते हैं एक्सहेलेशन की, दूसरी प्रोसेस जो है एक्सहेलेशन और एक्सपीरेशन। इट इज द प्रोसेस या फिर एक्सपेलिंग द एयर फ्रॉम द लंग्स टू एटमॉस्फेयर। तो जब आप एटमॉस्फेयर लंग्स में से एयर को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हो तो वो प्रोसेस कहलाती है एक्सहेलेशन या फिर एक्सपीरेशन। अब ये कैसे होगी कि अभी आपने जो ऊपर वाला इनहेलेशन पढ़ा था वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, तो अब उन मसल्स की क्या हो जाएगी, रिलैक्सेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाली इमेज देखो, अगर आप इस इमेज को देखोगे तो इसमें आप देखो कि एक तो लंग्स ये नीचे की तरफ आ रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब ऊपर की तरफ गए तो इनकी जो कैविटी है वो बढ़ गई। अब इस लंग्स की सरफेस एरिया को देखो और इस वाले लंग्स के सरफेस एरिया को देखो, दोनों में आपको फर्क दिख रहा है। ये वाला लेंथी है, ये वाला शॉर्ट है। तो जब नीचे की तरफ जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डायफ्राम गया नीचे की तरफ, कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है डायफ्राम का। ठीक है, और जब ये रिलैक्स होगा तो ये डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे जितनी भी एयर प्रेजेंट थी उस एयर को बाहर की तरफ धकेला जाएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका डायफ्राम और आपके जो वो थे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, उन दोनों के अंदर क्या आएगा, रिलैक्सेशन होगा। और जब इनका रिलैक्सेशन होगा
तो ये वाली मसल्स नीचे की तरफ आएंगी और डायफ्राम नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ये दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे यानी दोनों अपने ओरिजिनल स्पेस पे आएंगे, रिकॉइल होंगे, तो यहाँ से जो एयर थी, अब यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का जो प्रेशर इन प्रेशर इनसाइड द लंग्स, प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीज होगा, और जब इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जितनी एयर है उसको बाहर की तरफ धकेल दिया जाएगा, ठीक है। इनहेलेशन के अंदर जो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो रहा था, इसलिए बाहर की एयर अंदर आ रही थी। एक्सहेलेशन के अंदर वही लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, जिससे अंदर की एयर बाहर निकलेगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं, इस डायग्राम को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्सहेलेशन लिखा, इसके अंदर अगर फ्लो चार्ट बनाना है तो बना लो कि क्या कहेगा उसमें। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, यहाँ पे होंगे रिलैक्स। व्हेन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कोस्टल एंड डायफ्राम रिलैक्स, तो ये रिलैक्स होगा तो लंग रिकॉइल टू देयर ओरिजिनल शेप। ओरिजिनल ये इसकी ओरिजिनल शेप है ना, ये वाली इसकी अल्टर्ड शेप थी, जिसमें क्या हो रहा था आपका एक मिनट, जिसमें क्या हो रहा था आपका लंग्स की जो लेंथन, जो थोरेसिक कैविटी है वो लेंथन हो गई थी। अब ये रिकॉइल होगा, अपनी ओरिजिनल स्पेस शेप पे आएगा, तो जो मेरी लेंथन हुई थी थोरेक्स कैविटी वो शॉर्टन हो जाएगी, वापस से अपने ओरिजिनल स्पेस पे आ जाएगी। तो जैसे ही लंग्स रिकॉइल करेंगे टू देयर ओरिजिनल शेप, तो जो थोरेसिक कैविटी है, thoracic cavity also recoil and shorten, and return to its original shape, ठीक है। और जब ये अपने ओरिजिनल शेप पे आएगी तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज इंक्रीज, और जब लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, द एयर एक्सपेल आउट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन या फिर एक्सपिरेशन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इन दोनों ही लेयर्स में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो डायग्राम देख लेना, ठीक है। मैं और अगर कोई इमेज है तो वो भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ये वाली इमेज और है, ठीक है, ये आप देख सकते हो कि जब इंटरकोस्टल मसल्स पुल अप हुई तो ये ऊपर की तरफ खिंचा और ये डायफ्राम नीचे की तरफ गया है, तो इसकी कैविटी बढ़ गई, कैविटी बढ़ी तो प्रेशर डिक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बाहर से प्रेशर ज्यादा था वो अंदर एंटर कर गया। यहाँ पे अपोजिट है, ये रिलैक्स होंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा और नीचे वाला लंग्स वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा। तो जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पे जितना भी प्रेशर था वो यहाँ पे बढ़ेगा, अंदर की तरफ बढ़ेगा, ये बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर लगाएंगे। जब अंदर की तरफ प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ पे जो भी एयर थी वो यहाँ से निकल के बाहर की तरफ जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं एक्सहेलेशन और उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, ठीक है। तो इसमें अगर आपको पॉइंट लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो, इधर ऐड कर लो
कि जो एक्सहेलेशन है इज पैसिव, क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, नो नीड ऑफ एनर्जी। हमें उसको रिलैक्स होने के लिए उसे कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो एक्सहेलेशन हमारी कैसी है, एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा जो एक्सहेलेशन है, एक्सहेलेशन इज अबाउट 3 सेकेंड। एक्सहेलेशन कितने टाइम का होता है 3 सेकेंड का होता है। ठीक है, समझ में आया? तो दोनों प्रोसेस समझ में आ गई आपकी साइकिल ऑफ ब्रीथिंग की, जिसमें आपने पढ़ा इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, अब एक पॉइंट लिख सकते हो पॉज के बारे में कि पॉज क्या है। देयर इज a stoppage of breathing after exhalation, and then new cycle of inhalation and exhalation begin। तो क्या कह रहा है कि जैसे एक इनहेलेशन कंप्लीट हुई, आपने सांस ली, फिर आपने सांस छोड़ी, तो इसके बाद एक पॉज आएगा, फिर दोबारा से सांस लोगे, फिर छोड़ोगे, फिर पॉज आएगा, फिर सांस लोगे, यानी कि सांस लेने और सांस छोड़ने के बाद एक छोटा सा पॉज आता है, उसके बाद फिर से साइकिल स्टार्ट होती है। तो ये थी आपकी साइकिल ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें आपने 3 प्रोसेस पढ़ी, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड पॉज। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं होती तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना, क्लियर हो जाएंगी। फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, हम डिस्कस कर लेंगे। अब आता है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, हमारे लंग्स के अंदर 2 तरह की गैसेस हैं, एक तो ऑक्सीजन और एक CO2। मेनली इन्हीं 2 गैसेस का हमारा रोल है। ठीक है, और अब अगर बात करूं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस 2 जगह होता है। एक तो होता है इन लंग्स के अंदर, इन लंग्स जैसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और एक होता है टिश्यूज में, इन टिश्यूज जिसे हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो बेसिकली जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो क्या है इट इज द exchange of gases in between the alveoli and blood capillaries। ठीक है, तो जब आपके लंग्स के अंदर जब आप इनहेल करते हो तो ये एयर पहुंचती है एट द एंड एरोलाई में, और एरोलाई के चारों तरफ क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जब मैंने आपको एरोलाई पढ़ाई थी तो उसमें मैंने कहा था कि जो एरोलाई है वो चारों तरफ से किससे कनेक्ट कवर है, कैपिलरीज ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, जिसमें हमारी जो गैसेज है वो डिफ्यूज होती है। ठीक है, इसका डायग्राम ऐड करके हम इमेज देखते हैं और फिर इसको समझते हैं, फिर इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन देखो, और तो कुछ है नहीं ना, और कोई इमेज नहीं, और कोई इमेज नहीं है, तो इसी को देखते हैं। ये वाली इमेज देखो, ये देखो ये है आपकी एल्वेलाई, ये क्या है, एल्वेलाई है, और ये चारों तरफ से कवर है ब्लड कैपिलरीज से, ये ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये कहलाती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या कहला रही है ये, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन।
इसी के थ्रू सारी गैसेस एक्सचेंज होंगी। ठीक है, अब आप जो एयर ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, उसमें किसकी मात्रा ज्यादा है? O2 की मात्रा ज्यादा है, यानी कि जो O2 है वो हाई हाई अमाउंट में है, और जो CO2 है वो लो अमाउंट में है, डिक्रीज अमाउंट में है। सेम अगर मैं ब्लड की बात करूं, यहाँ पे मेरा क्या है, ये मेरा इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है, और ब्लड अब ब्लड मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसके अंदर क्या होगा? CO2 ज्यादा होगी और O2 कम होगी। ठीक है, और अभी मैंने कहा कि जो प्रोसेस है वो होगी डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी कि जो चीज जहां पे ज्यादा है वो वहां से उठेगी और किसकी तरफ जाएगी? वो उसकी तरफ जाएगी जहां पे वो चीज कम है। ठीक है, तो O2 कहां पे ज्यादा है? एल्वेओलाई में। और CO2 कहां पे ज्यादा है? ब्लड में। ठीक है, तो O2 एल्वेओलाई से उठ के, यहां से उठ के ये डिफ्यूज होगी आपकी लंग्स, ब्लड के अंदर थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, और CO2 ब्लड में से निकलेगी और कहाँ जाएगी? एल्वेओलाई के अंदर। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसे क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा समझा देता हूं। ठीक है, ये ये जो है ये एल्वेओलाई है। जब आप इनहेल करोगे तो जो फ्रेश एयर आएगी वो यहाँ पे आएगी, इसके अंदर। ठीक है, जिसमें O2 यहाँ पे क्या है? इंक्रीज अमाउंट में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे CO2 कम है। समझ में आया? अब ये जो मेरी एल्वेओलाई है वो चारों तरफ किससे घिरी हुई है? ब्लड वेसल से घिरी हुई है, ब्लड वेसल्स की कैपिलरी से घिरी हुई है। अब ये कैपिलरी जो ये वाला पोर्शन है, ये लेके आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा है? CO2 की मात्रा ज्यादा है और O2 की मात्रा कम है। तो ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या कहती है कि जो चीज जहां पे ज्यादा है वो वहां से उसकी तरफ बढ़ेगी जहां पे उसकी मात्रा कम है। एल्वेओलाई के अंदर O2 ज्यादा थी और CO2 कम थी, और ब्लड के अंदर CO2 ज्यादा है, O2 कम है। तो O2 तो क्या करेगी? एल्वेओलाई में से उठेगी और ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, और जो मेरी CO2 है वो ब्लड में से उठेगी और एल्वेओलाई के अंदर चली जाएगी, और ये एल्वेओलाई के अंदर जाएगी तो यहाँ से बाहर ऊपर के रास्ते नोज के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगी। और जैसे ही ये तो बाहर, CO2 तो बाहर निकल गई, अब O2 ऐड हुई है ब्लड के अंदर, तो ये आगे वाला पोर्शन जितना भी है ये मेरा कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये मेरा हो गया फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कहाँ पे हो रहा है? ये लंग्स के अंदर एल्वेओलाई के चारों तरफ हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके फ्लो चार्ट बना लो। क्या कह रहा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? हमने इनहेलेशन करा, इनहेलेशन इनहेलेशन हुआ, O2 एंटर इनटू एल्वेओलाई, और O2 एल्वेओलाई के अंदर एंटर होगी तो एल्वेओलाई के अंदर द लेवल ऑफ O2 इज हायर इन एल्वेओलाई एज कंपेयर टू CO2। वहां पे CO2 की मात्रा कम है, O2 की मात्रा ज्यादा है, कहां पर? एल्वेओलाई के अंदर। ठीक है, अब फिर जो एल्वेओलाई है, एल्वेओलाई कवर बाय द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज से वो कवर है चारों तरफ, और जो ये ब्लड कैपिलरीज हैं इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर, इन दीज ब्लड, या फिर दीज ब्लड कैपिलरीज, दीज ब्लड कैपिलरीज कंटेन हाई अमाउंट ऑफ CO2 and less amount of ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या होगा? ड्यू टू द डिफ्यूजन
ड्यू टू diffusion the O2 from alveoli enter into blood capillaries and CO2 from blood capillaries enter into alveoli और यहाँ से ये नोज के थ्रू बाहर निकल जाएगी एंड ड्यू टू दिस जो ये प्रोसेस हुई है इसकी वजह से ये क्या कहलाता है दिस प्रोसेस नहीं अब ड्यू टू दिस द हाँ deoxygenated blood become oxygenated और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड जब ब्लड में से CO2 को निकालकर O2 डाल दी जाए तो वो कहलाता है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड जो होता है आपका लंग्स के अंदर एल्वुलाई और उसके चारों तरफ की ब्लड कैपिलरीज के बीच में और इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में होती है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरी टाइप के यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन की तरफ। द एक्सचेंज ऑफ क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ब्लड था वो कैसा हो गया था ऑक्सीजनेटेड हो गया है। अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया है तो ब्लड क्या होगा अब टिश्यूज के पास जाएगा ऑर्गन्स के पास जाएगा ताकि वहां पे उन्हें क्या मिल सके ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, तो ये क्या होगा द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू ब्लड एंड टिश्यूज उनके बीच में जब आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तो वो कहलाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको मैं इंटरनल रेस्पिरेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरे टिश्यूज हैं वो डीप इनसाइड द बॉडी होते हैं एज कम्पेयर टू एल्वुलाई। एल्वुलाई कहाँ था लंग्स के अंदर था, वो बहुत ही सुपरफिशियल पार्ट में था इसलिए उसको हम बोल रहे थे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल इसको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां से ब्लड लेके अब बेसिकली लंग्स से ब्लड जाएगा हार्ट पे, हार्ट से वो वहां से हार्ट उसे कॉन्ट्रैक्ट करके पंप करके आगे ऑर्गन्स की तरफ भेज देगा तो वो डीप इनसाइड द बॉडी जाता है इसलिए हम उसे बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसका भी हम इमेज देखते हैं फिर इसके बारे में फ्लो चार्ट बनाते हैं इसका। ये देखो ये वाली जो इमेज दिख रही है इसमें देखो इसको मत देखना, ये तो कैपिलरी सेक्शन दिखा रखा है, ये जो भी बैकग्राउंड में दिख रहा है ये वाला पोर्शन है ना, ये वाले जो पोर्शन दिख रहे हैं ये वाले हैं टिश्यूज। ये क्या है टिश्यू सेल्स हैं, क्या है ये टिश्यू सेल्स और इन्हीं को क्या डिलीवर करनी है हमें इन्हीं को क्या चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। ठीक है, तो इनको जब इनको ब्लड चाहिए तो ये इसे बोलते हैं इस पूरे को बोलते हैं कैपिलरी बेड। ये दिख रहा है ना आपको ये पूरा ये यहाँ से ये है आपकी आर्टियल कैपिलरीज हैं ये वाली। ठीक है, और ये वाली है आपकी वीनस कैपिलरीज। तो जब ये ऐसे एक बेड बनाती हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैपिलरी बेड। इसको हम क्या बोलते हैं कैपिलरी बेड। और कैपिलरी बेड यानी कि ये जो कैपिलरीज हैं यही इकलौती ब्लड वेसल्स का वो हिस्सा है जहां से ब्लड का एक्सचेंज पॉसिबल है। इसके अलावा कहीं से भी ब्लड वेसल्स में से ब्लड का या किसी भी पार्ट का ऑक्सीजन का विटामिन का न्यूट्रिशन का कहीं से भी उसका एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। ओनली कैपिलरी बेड ही इकलौता ऐसा स्पेस है जहां से कोई भी चीज एक्सचेंज हो सकती है। तो मैंने अभी जो आपको बताया कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमने पढ़ी एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज हो रहा था तो वहां पे भी यही कैपिलरीज थी। ये नहीं था कि वहां पे सिर्फ ब्लड वेसल नहीं, वहां पे भी यही कैपिलरीज थी जिसकी वजह से आपका जो ब्लड ऑक्सीजन था वो एल्वुलाई में से ब्लड के अंदर एंटर हो पा रहा था। तो ये बात ध्यान रखना कि ओनली जो हमारा कैपिलरी बेड है वही ब्लड वेसल का ऐसा हिस्सा है जहां से किसी भी चीज का एक्सचेंज पॉसिबल है। ठीक है,
तो ये टिश्यूज हैं नीचे बैकग्राउंड में। तो ये कैपिलरी बेड हुआ। अब इस कैपिलरी बेड से यहाँ से ब्लड निकलेगा, डिफ्यूजन हो जाएगा ऑक्सीजन इसके आपके टिश्यूज के बीच में। अब टिश्यूज के बीच में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो वहां पे उन्हें वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुआ था, वो यहाँ से एंटर हो जाएगा आपके वीनस कैपिलरीज में। ठीक है, तो ये है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन जो हो रहा है आपका ब्लड कैपिलरीज और टिश्यूज के बीच में। ठीक है, तो इसमें लिख लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड reach to the tissues। जब टिश्यूज में पहुंचेगा तो वहां पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ gases in between the blood capillaries and the tissues occur। and this known as internal respiration। ठीक है तो आई होप आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन दोनों क्लियर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं इनके और एक दो आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखो, जो ये वाला पोर्शन है, एक मिनट, ठीक है, एक इमेज और ऐड कर लेते हैं नीचे। ये वाली इसमें देखो आप, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली है, ये है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो हमारी एल्वेओलाई प्लस ब्लड कैपिलरीज के बीच में हो रही थी। ये ब्लड कैपिलरीज है, ये है ब्लड कैपिलरी। ठीक है, यहां से O2 इधर की तरफ आ गई, यहां से CO2 इधर की तरफ चली गई। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। नीचे वाला जो है वो है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। ये है आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लड है, ब्लड वेस्ट कैपिलरीज है, ये मेरे टिश्यूज हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो CO2 थी, जो इन्होंने एज अ वेस्ट जनरेट करी थी टिश्यू ने, वो ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगी, और जो ब्लड ऑक्सीजन ब्लड लंग से होके आया है, वहां से ऑक्सीजन उठेगी और टिश्यूज के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसको और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक इमेज और दिखा देता हूँ। ये लास्ट इमेज रहेगी दिस वन, इससे आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ये वाला देखो ये दिख रहा है, ये आपका हार्ट है, ये पूरा आपका हार्ट, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से राइट एट्रियम से ब्लड आया, ये गया लंग्स के पास, लंग्स में जाके हुआ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जहाँ से एल्वेओलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में हो रहा है। इस पोर्शन को आप देखोगे तो यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, CO2 वाला यहाँ पे आया, यहाँ से CO2 चलेगी एल्वेओलाई के अंदर, और एल्वेओलाई में से O2 आ गई ब्लड के अंदर। ठीक है, अब ये जो ब्लड है ये वाला, ये हो गया ऑक्सीनेटेड ब्लड। ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीनेटेड। अब ये आएगा लेफ्ट एट्रियम पर, लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ही चला जाएगा बॉडी पार्ट्स में, है ना, और ये आ गया टिश्यूज के पास। अब ये टिश्यूज के पास आया है तो ये क्या लेके आया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो दे दी जाएगी टिश्यू को, ठीक है, और टिश्यू में जो CO2 थी वो दे दी जाएगी वापस से ब्लड में। अब तो जो ये ब्लड है, ये है आपका CO2 ब्लड, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो ये जाएगा आपका फिर से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर से चला जाएगा लंग्स के अंदर, जहाँ पे एल्वेओलाई में से एक्सचेंज
हो रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों आप देख रहे हो, ये वाला कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ये वाली टिश्यूज वाली कहलाती है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आई होप यहाँ पे आपको दोनों एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की लास्ट क्लास थी जिसमें आपने पढ़ा साइकिल ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें आपने 3 प्रोसेस पढ़ी, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड पॉज। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेज। 2 तरह से गैसेज का एक्सचेंज होता है, आप एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है वो लंग्स के अंदर एलोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में होती है। जो इंटरनल रेस्पिरेशन होती है वो ब्लड वेसल्स और टिश्यूज के बीच में होती है। जो इस इमेज से आई थिंक आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहां पर उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम आज कंप्लीट होता है। इसमें एक क्लास बचती है, एक टॉपिक रहता है जो मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है, हम आप देख लेना, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ठीक है, ये एक क्लास, ये टॉपिक बचता है। इस टॉपिक को मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। ठीक है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर अभी आई बटन आ रहा होगा, वहां पे इसकी लिंक पॉपअप हो रही होगी, वहां पे भी, उस पर भी क्लिक करके आप लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा और मेरी तरफ से रेस्पिरेटरी सिस्टम की लास्ट क्लास थी। आई होप आपको पूरे 10 चैप्टर क्लासेस में आपको अच्छे से मजा आया होगा पढ़ने में, आपने नई चीजें सीखी होंगी। अगर आपने कुछ नई चीजें सीखी हैं, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मिलते हैं हम आगे नए चैप्टर के साथ, जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।